संतोषी, केक और मिठाइयाँ आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। दयाल बाबू अपनी पत्नी संतोषी जी से बोले। संतोषी जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट्स सब कुछ आ गया है। और आप भी बस खड़े मत रहिए, जरा फ़ोन लगाइए रचना को। अब तक आई क्यों नहीं? अब रचना भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। रचना घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ मैं भी आ चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए, बताइए क्या क्या करना है। संतोषी जी ने रचना को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ रचना तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियां कैसे संभालती। दयाल बाबू बोले, लो भाई, रचना भी आ गई, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। शुभम का आज 10वां जन्मदिन है। शुभम रचना के देवर दीपांश और देवरानी तान्या का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी रचना, उसके पति सुनील और उसकी बेटी डिम्पल इस घर से अलग रहने गए थे। संतोषी जी बोली, रचना, मैंने जलेबी का घोल तैयार कर रखा है। जब मेहमान आ जाएंगे तब तुम इस घोल से गर्मा गर्म जलेबियां बना लेना और मैं दूसरी तरफ गर्म गर्म पूरियां तल लूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गया है। सलाद और चटनी भी मैंने काम वाली सुनीता से ही बनवा ली। सुनीता के बेटे को अचानक तेज बुखार चढ़ गया, इसीलिए उसे अचानक घर जाना पड़ा, वरना सुनीता होती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर दीपांश को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी तान्या शुभम के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले तान्या ने शुभम के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और तान्या को वह कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए अचानक कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कहकर गई है उसके बाद पार्लर से सीधा रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज शुभम के जन्मदिन पर दीपांश को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती। मगर दीपांश कह रहा था, माँ आप लोग सारी तैयारियां कर देना, मैं शुभम के केक कटिंग के समय तक आ जाऊंगा। आखिर घर का लाडला बेटा जो है शुभम, हमारे घर का इकलौता वंश। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार रचना के हाथ रुक से गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी थी, जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारे में खो गई। यकायक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी डिम्पल का भी 10वां जन्मदिन था। मगर सासू माँ संतोषी जी जो एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयारियां रचना को अकेले ही करनी पड़ी थी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो है। संतोषी जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं रचना और तान्या में भेदभाव किया। रचना की शादी के 2 साल बाद ही तान्या की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थीं, मगर तान्या का रंग रचना से काफी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। रचना जी अपनी गोरी बहू तान्या पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी रचना के रंग पर फब्तियां भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी तान्या जैसा गोरा होता तो मेरा सर फक्र से और ऊंचा हो जाता, बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, संतोषी जी चुन के लाखों में एक बहू लाई हैं। तान्या के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं, उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज्यादा बुलंद निकली। रचना जब माँ बनने वाली थी, संतोषी जी ने पोता होने की मन्नत ले रखी थी, मगर रचना को बेटी हुई। वहीं 2 साल बाद तान्या ने एक बेटे को जन्म दिया। शुभम के जन्म के बाद संतोषी जी बहुत खुश हुई थी और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से संतोषी जी की पहली पसंद हमेशा तान्या रही। और सासू माँ ने हमेशा देवर जी से भी बहुत प्यार किया था, क्योंकि देवर दीपांश की आमदनी बड़े भाई सुनील से ज़्यादा थी। और उसमें कोई शक नहीं, जो बेटा माँ को प्यारा होता है उसके बच्चे भी उनके प्यारे होते हैं। रचना ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज कर इसे अपनी किस्मत मान लिया था। जब रचना और उसका परिवार यहाँ साथ में रहते थे, संतोषी जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थी, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थी। शुभम के लिए बड़ी चॉकलेट और रचना की बेटी डिम्पल के लिए छोटी चॉकलेट। घर के हर तीज त्योहार पर शुभम को ज़्यादा पैसे देना और डिम्पल को कम। यह सब अब डिम्पल को भी नजर आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने मायके जाने निकल रही थी, संतोषी जी ने बहुत सारे गिफ्ट शुभम को देते हुए कहा, यह लो, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब डिम्पल बोली, शुभम को इतने सारे गिफ्ट्स
और मुझे कुछ नहीं दिया दादी आपने। तब संतोषी जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का? शुभम इस घर का इकलौता वंश है, इसी की वजह से तो कल के दिन हमारे खानदान का नाम रहेगा। और जा तू अपनी नानी से उपहार मांगना, वैसे भी आज रक्षाबंधन है तो तुझे नानी के घर से उपहार मिलेंगे। रचना को संतोषी जी की यह सारी बातें बहुत बुरी लगती। वह अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, मगर अब सारी बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने और तान्या में किए गए भेदभाव को तो रचना ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर डिम्पल और शुभम में भेदभाव उससे बर्दाश्त ना हो पाता था। शुभम ने तुरंत इतने सारे उपहारों में से एक उपहार निकाला और डिम्पल को देते हुए बोला, दीदी यह लो मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट, आपने मुझे आज राखी बांधी थी ना। शुभम डिम्पल से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी संतोषी जी से ज़्यादा समझदार था। डिम्पल उस एक उपहार से खुश तो हो गई थी, मगर दादी के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि डिम्पल ने अपनी दादी को शुभम को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था और कहते हुए भी सुना था कि डिम्पल को मत दिखाना, वरना उसे भी कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह शुभम अपनी सारी चीज़ें डिम्पल को बराबर बांटता, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में यह नाटक हर तीज त्योहार पर होने लगा था। जन्माष्टमी के दिन जब शुभम ने संतोषी जी के पांव छुए तो संतोषी जी ने तुरंत 2000 का नोट शुभम को पकड़ा दिया था और कहने लगी, बेटा तू ना होता तो यह जन्माष्टमी का त्योहार तेरे बिना अधूरा रह जाता। उतने में पीछे से डिम्पल आई, उसने भी संतोषी जी के पांव छुए तो संतोषी जी बोली, अरे लड़कियां पांव नहीं छूती कभी। डिम्पल बोली, शुभम ने आपके पांव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दिया दादी, और मुझे आपके पांव भी नहीं छूने दे रही हो। संतोषी जी ने अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट देकर डिम्पल से बोली, यह लो पैसे, बस अब जाओ यहाँ से। डिम्पल वह 100 का नोट लेकर रचना के पास आई और उसने रोकर सारी बात रचना को बताई। रात को जब सुनील घर आया, रचना बोली, सुनील माँ का व्यवहार कभी डिम्पल और मेरे लिए अच्छा नहीं था, यह बात मैं जानती थी, मगर अब पानी सर के ऊपर निकल गया है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं नहीं झुकने दूंगी। सुनील बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो रचना? हाँ मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ से अलग हो जाएं। रचना बोली, सुनील मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति यह रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। लड़की है तो क्या, उसका कोई मान सम्मान नहीं है? तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने बेटे बहुओं में तो फर्क किया ही है, मगर अब इन मासूम बच्चों में भी फर्क करने लगी, वह भी सिर्फ इसलिए कि डिम्पल एक लड़की है और शुभम एक लड़का है जो उनके कुल का नाम ऊंचा रखेगा। सुनील को भी रचना की बात सही लगी और उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का निर्णय लिया। रचना और उसके पति सुनील ने अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटों के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। रचना को दुख संपत्ति उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्होंने कभी सुनील और रचना को वह प्यार नहीं दिया जिसके वे भी हकदार थे। सासू माँ की जबान पर हमेशा देवर जी और उनकी पत्नी तान्या का नाम ही रहता, बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू की याद आती। आज भी रचना इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी कि कैसे माँ बाप अपने ही 2 बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। संतोषी जी की आवाज़ से रचना की तंद्रा टूटी। अरे तान्या बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? संतोषी जी ने देवरानी तान्या से कहा। हाँ माँ, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा था मैं घर पर ही आ जाऊंगी आपको तैयार करने, और वह अब तक आई नहीं है तो उसका ही इंतजार कर रही हूँ। संतोषी जी बोली, उसे फोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारे लाडले का 10वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है, आखिर बेटे की माँ जो ठहरी। उतने में वहां शुभम नए कपड़े पहनकर आ गया। हाय मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे इसे, कहते हुए संतोषी जी ने शुभम की अपने हाथों से बधाइयां ले ली और छोटे बेटे दीपांश को फोन किया। बेटा मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहां से दीपांश बोला, माँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे रचना, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी, कहते हुए संतोषी जी खुद भी तैयार होने चली गई। रचना को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। सुनील ने तो मना भी किया था कि क्या जरूरत है जल्दी जाकर काम करने की,
मगर सासू माँ के आग्रह को रचना मना नहीं कर पाई थी और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। शुभम आज के दिन भी बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, डिम्पल दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? रचना बहाना बनाते हुए बोली, बेटा डिम्पल की कल परीक्षा है, इसीलिए वह आज नहीं आ पाई। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आ गए। सारे मेहमान भी आ गए और दीपांश भी आ चुका था। दीपांश आते ही शुभम को ढूंढने लगा मगर शुभम कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे सभी मिलकर शुभम को ढूंढने लगे मगर शुभम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रचना बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ मुझसे बात कर रहा था शुभम, पता नहीं कहाँ चला गया। संतोषी जी, तान्या और रचना सभी चिंतित हो उठे कि शुभम कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि शुभम डिम्पल का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। संतोषी जी बोली, शुभम तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बिना बताए कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब कितने चिंतित हो गए थे। तान्या बोली, माँ प्लीज मत डांटिए शुभम को, वह उसे लेने गया था जिसके बिना यह बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस ही नहीं किया, जब से डिम्पल इस घर से गई है शुभम कितना बुझा बुझा रहने लगा है। शुभम धीरे से बोला, अगर दादी ने डिम्पल दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो डिम्पल दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने इनको प्यार और सम्मान नहीं दिया, इसीलिए मेरी दीदी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रचना भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। तान्या डिम्पल को गले से लगाते हुए बोली, माँ बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। संतोषी जी, जिन्होंने आज तक दोनों बेटों, दोनों बहुओं और यहाँ तक कि दोनों पोते पोतियों में भी फर्क किया था, आज उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आ रही थी। संतोषी जी के पति बोले, संतोषी तुमने तो बच्चों के मानस पटल पर अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहनों के मन में तुम एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह इंसान गलत है। सभी की बातें सुनकर संतोषी जी शर्म के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। संतोषी जी ने अपनी पोती डिम्पल को गले से लगा लिया और रचना और डिम्पल दोनों से माफी मांगी। अपने बेटे सुनील को उन्होंने तुरंत फोन लगाया और बोली, सुनील तू घर का बड़ा बेटा है और तेरे बिना शुभम का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार संतोषी जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर सुनील भी तुरंत दौड़ा चला आया। सुनील और दीपांश दोनों भाई गले लग गए। शुभम ने केक काटा और सबसे पहले डिम्पल को खिलाया। यह संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस एक हो गया। सीख, कई बार माँ बाप का यही भेदभाव रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जरूरी नहीं कि हर जगह रिश्ते वापस संवर जाएं, मगर हमारी पहल तो यही होनी चाहिए कि कभी भी दो बेटे, दो बहुएं और उनके बच्चों में भेदभाव ना करें। ये कहानी कुछ लोगों को अपनी सी लगेगी, क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।